Good morning, everyone. Welcome to the session of risk assessment presented by NISM Kolkata. And in today's risk assessment, we will try to understand what is the terminologies, then what are the purpose of risk assessment, then what are the what are the steps of risk assessments, and then identify the hazards, and then we will conduct a small risk assessment, and then we will try to understand how to prepare a risk assessment, and I will show you also the risk register, and at the end if some questions are there, if you want to ask me, you can send your question in the comment boxes also. So let's start now, and what I will do, I will try to carry out this session in Hindi as well as in English, because those people who are not comfortable with English, at least they would be able to understand the process in Hindi. So in this slide, we will understand the terminology. What do you understand by hazard and risk? So what is hazards? Hazard. So hazard is anything that has the potential to cause harm. Hazard कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, या कोई भी मशीन हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है जिसके अंदर क्षमता है आपको चोट पहुंचाने का, उसे हम हैजर्ड्स कहते हैं। एंड रिस्क किसे कहते हैं? रिस्क इज द लाइकलीहुड ऑफ द हैजर्ड टू कॉज हार्म। सो जो हैजर्ड है हमारा, कितनी उसकी क्षमता है आपको क्षति पहुंचाने की, उस चीज को हम लोग रिस्क कहते हैं। So in this slide we will understand what is the purpose of a risk assessment. To determine the measures required by the organization to comply with the relevant health and safety legislation. So every government, every local government has a certain requirements that an organization should comply with the health and safety legislations. जैसे कि कहीं पर भी आप देखोगे, जो लोकल गवर्नमेंट है या जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, ये कुछ नियम प्रिस्क्राइब करते हैं जिसके हिसाब से जो भी कंपनियां हैं वो काम करती है, उन्हें ध्यान रखना पड़ता है अपने लोगों को हेल्थ और सेफ्टी को लेके। देन टू इंश्योर द रिस्क आर मिनिमाइज्ड बाय करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द रिस्क कंट्रोल मेजर्स। अब अगर कोई कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिस्क असेसमेंट करेगा ही नहीं, तो उसे पता चलेगा ही नहीं कि क्या खतरा है और कहाँ पे उससे रिस्क को मिनिमाइज करना है। इसलिए जो रिस्क असेसमेंट है, ये मदद करती है कंपनी को या किसी भी इंडिविजुअल्स को अपने काम के अंदर खतरे को समझने में, और कहाँ पे रोकथाम करना है ताकि खतरा मिनिमाइज हो सके। टू इंश्योर द लीगल कंप्लायंस, और ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी कंपनी को अपने काम के जो भी खतरे हैं उन्हें पहचान करे और उनकी रोकथाम की सही उपाय लगाए। टू प्रिवेंट द इंसिडेंट्स फ्रॉम हैपनिंग एंड द कंसिक्वेंट इंजुरी एंड इल हेल्थ। और रिस्क असेसमेंट, जब आप खतरे को पहचानोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है ताकि किसी को चोट ना लगे और किसी भी प्रकार की जो बीमारियां होती है काम के दौरान, ठीक है, वो भी कंट्रोल हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई आदमी काम करता है ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग के अंदर, ब्लास्टिंग की एक्टिविटीज में काम करता है, तो ब्लास्टिंग एक्टिविटी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे आदमी को बीमार होने का खतरा रहता है। तो उस केस में जब आप रिस्क असेसमेंट करते हो तो आपको ये पता चलता है कि जो लोग उसमें काम करते हैं उनका हेल्थ हैजर्ड्स है और उनका हेल्थ चेकअप रेगुलर होना चाहिए। और जब रेगुलर हेल्थ चेकअप होगा तो अगर कोई बीमारी होती है उसके कारण तो पता चलता है, तो उस पे उसकी इलाज की जा सकती है। तो रिस्क असेसमेंट हम लोगों को मदद करता है इन सब बातों को समझने में। देन टू प्रिवेंट द लीगल एनफोर्समेंट एक्शन अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स मैनेजर्स। अगर किसी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क असेसमेंट हुआ ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या
कंट्रोल करना है। और अगर कोई एक्सीडेंट होती है तो कभी भी कोई लीगल कंपनीज आती है या जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जब वो कंपनियों में आती है इन्वेस्टिगेट करने के, तो उन्हें पता चलता है कि भाई इनके पास तो असेसमेंट ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं था कि क्या खतरा है और किसकी रोकथाम करनी है। इन दैट केस क्या होता है कि कंपनी के ऊपर लीगल फाइन्स होते हैं, इनफैक्ट लोगों के ऊपर एक्शंस लिए जाते हैं और उन्हें जेल भी हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रिवेंट करता है, अगर आपके पास प्रॉपर रिस्क असेसमेंट है तो इन सब चीज़ों को समझ रोक करके कंपनियों के इन सब खतरों से बचाया जा सकता है। देन टू प्रिवेंट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, एट द एंड हम सब चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट होंगे, फिर इंश्योरेंस कॉस्ट होगा, कई बार लीगल फाइन्स हो जाते हैं। तो क्या होता है, अगर प्रॉपर रिस्क असेसमेंट बना होता है तो हम खतरों को पहले ही समझ लेते हैं, भाप लेते हैं और रोकथाम करते हैं ताकि किसी प्रकार का एक्सीडेंट ना हो। और अगर एक्सीडेंट ना होगा तो किसी भी प्रकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट कंपनी को बियर नहीं करनी पड़ेगी। नाउ, who are the people who conduct the risk assessment? So it's a team-based approach, and all the people who are directly or indirectly involved in the job should be the part of the team, such as the line manager or the construction manager or the site manager or the site engineer or the resident construction manager. Then the supervisor, who is the frontline person who is executing the job. Then the health and safety officer or the specialist or the safety engineer. Then any technical expert, even the some of the expert can be the vendors also, the vendors who are supplying the machineries. And the more important is the workers, who are the people at the ground level executing the job. So all they together form a team who shall conduct a risk assessment. Now, the competency level of the risk assessor is very important, because if they are not competent enough to identify the risk, then the quality of the risk assessment will not be of uh, good quality, and the actual risk could not be identified. So जब हम लोग रिस्क असेसमेंट करने जाते हैं तो जो रिस्क असेसर होते हैं उनका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमें असेसमेंट में करना क्या है, किस प्रकार के खतरे हैं और किसी की रोकथाम करनी है। इसलिए कहा जाता है कि और ये सिस्टम भी है कि जो भी रिस्क असेसमेंट होती है उसमें एक कंप्लीट टीम वर्क होता है, जिसमें जो जॉब इंजीनियर होता है वो शामिल होता है, या जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो भी शामिल होता है, फिर जो साइट मैनेजर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर होते हैं वो भी शामिल होते हैं, प्लस जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो भी शामिल होता है। या कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, अगर मानिए कि हम कोई मशीन बाहर से खरीद के ला रहे हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो जो कंपनियां वो मशीन बनाती है उनके स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस मशीन्स के बारे में, उसके खतरे, उसके रख रखाव, उससे बचाव की चीज़ें के बारे में बताते हैं। तो उनका भी होना कभी कभार ज़रूरत पड़ जाता है असेसमेंट के दौरान। और फाइनली जो वर्कर्स जो फाइनली काम को अपने हाथों से करते हैं उनका भी व्यूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, और रिसेंटली ISO 45001 जो आया है वो कह भी रहा है कि फीडबैक ऑफ द वर्कर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्करों का फीडबैक लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम कोई असेसमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, और जो असेसमेंट टीम होगी उनका रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर का समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस जिस मशीन पे काम करने वाले हैं, जिसकी असेसमेंट करने वाले हैं, वो मशीन फंक्शन कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है काम करने का, वो जानना जरूरी है। इसके अलावा जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, अब हर लोकल गवर्नमेंट किसी हर पर्टिकुलर मशीन्स के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करती है, तो उस स्टैंडर्ड्स का जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो अल्टीमेटली जो रिस्क असेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स भी जरूरी है।
इसके साथ में राइटिंग स्किल, आपको सब कुछ पता है, आपकी टीम सब कुछ समझ पा रही है, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हो, इसलिए राइटिंग स्किल्स का होना भी बहुत ही जरूरी है। कंप्यूटर लिटरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है आप उसको हार्ड से सॉफ्ट कॉपी में बना सके और उसे रिकॉर्ड कर सके और फिर उसे दूसरे लोगों को आप भेज सके। इसलिए कंप्यूटर लिटरेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Steps of risk assessment. The steps of risk assessments are divided into 5 different steps. First, identify the hazards. Second, identify the people at risk. Then evaluate the risk and decide precautionary measures. Then record the significant findings and then reasons for the review. So the steps of risk assessment, ये 5 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड की गई है। पहला, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, दैट मीन्स खतरों की पहचान करें। क्या खतरा है, आप जो काम कर रहे हो उसमें क्या खतरा है उसकी पहचान करें। उसके बाद जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनकी पहचान करें, जिनके ऊपर खतरा का इफेक्ट है, जिनके खतरे से प्रॉब्लम्स हो सकती है और जिन्हें खतरे से चोट लग सकता है। और उसके बाद आप इवैल्यूएट करो कि खतरा किस प्रकार का है, अब कितनी पोटेंशियल है उस खतरा को चोट पहुंचाने की। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है किस प्रकार के प्रिकॉशंस चाहिए ताकि खतरों को रोकथाम किया जा सके। और फिर जो भी हम प्रिपेयर किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं, इसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं रिस्क रजिस्टर में, ठीक है। और उसके बाद हम रिव्यू करते हैं। अब रिव्यू कब कब करते हैं, क्यों करते हैं, हम लोग अब उसे समझेंगे अगले आने वाले स्लाइड्स में। So the very first step is to identify the hazards. So how we need to identify the hazards? So for identification of the hazards, we need to analyze the task assessment. Now any activity can be broken down into sub-activity, and those sub-activity can be further broken down into more sub-activities. So I will be having one more training session on the task analysis, and in that training session I will teach the people how to do the task analysis and how to break any task into several subtasks. ओके, किसी भी का टास्क को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना और फिर उन हिस्सों को फिर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, ताकि किसी भी काम की जो अंदरूनी चीजें होती है हम उसे समझ सके और किस जगह क्या खतरा हो सके उसे हम आइडेंटिफाई कर सके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट task analysis, we also need to go through our previous accident records, audit reports and any operating instruction present. इसके साथ में हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम अपने कंपनी में हम जो भी काम कर रहे हैं या जिस भी चीज़ों एक्टिविटी का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, हम थोड़ा अपने कंपनी के रिकॉर्ड्स को भी चेक करेंगे। क्या कंपनी में कभी भी उस काम को लेकर कोई खतरा हुआ है या कोई एक्सीडेंट्स हुआ है, अगर हुआ है तो उसके रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। इसके साथ में अगर हमारे कंपनी में ऑडिट हो रखा है तो उस ऑडिट रिपोर्ट को भी हम चेक करेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोगों को उस एक्सीडेंट का हो या वो जो ऑडिट हो रहा है उसके डिटेल्स में मिल जाते हैं, क्योंकि ऑडिट्स वगैरह में वो चीज़ें मेंशन रहती है कि कहाँ पे ध्यान देना है, क्या कमियां हो रही है। इसके अलावा हम लोग किसी भी काम का ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन जैसे कि मेथड स्टेटमेंट, किसी भी काम करने की विधि, उसे हम पढ़ेंगे तो हमें वो भी समझ में आएगा कि काम में किस जगह खतरा मौजूद है और क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा वी नीड टू गो थ्रू द लेजिस्लेशन, दैट इज स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स। अब कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो या नेशनल गवर्नमेंट्स हो, वो कुछ लेजिस्लेशन बनाती है, कुछ गाइडलाइंस बनाती है, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि इस काम को करने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स ये फॉलो होना है। तो जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हम इन स्टैंडर्ड्स को भी गो थ्रू करेंगे। Then the manufacturer's information is also very important, because there are certain machineries, there are certain chemicals and products on which the manufacturer supplies informations regarding
the risk and hazards involved in the job, especially in terms of chemical. अब जो भी केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं या अपने साइट पे काम करते हैं केमिकल्स को लेके, हर केमिकल के अंदर कुछ ऐसे गुण होता है जो हम सबको पता नहीं होता है। और ये डेटा हमें कहाँ से मिलता है? MSDS से, जिसे हम कहते हैं मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, जिसमें जो मैन्युफैक्चरर है उसका, जो उस केमिकल को तैयार किया है या जो उन मशीनों को तैयार किया है, वो उसमें बताते हैं कि किस जगह क्या खतरा है। तो उसे भी हम फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं खतरों को जानकारी के लिए। इसके अलावा इंसिडेंट डेटा सच एज एक्सीडेंट्स, नियर मिसेज, इल हेल्थ, कोई भी डेटा जिसके अंदर एक्सीडेंट्स के, अगर उस काम में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई नियर मिस हुआ है या कभी कोई आदमी काम करते हुए बीमार पड़ा है, तो उन सब डेटास को भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे भी हम लोगों को खतरों की पहचान करने में आसानी होगी। Then in the next step, we will try to identify the people who are at risk, like the people who are directly involved in the job, or people who are indirectly involved in the job, or people who have nothing to do with the job, but they are present in that work location. So we need to identify the employees, maintenance staff, cleaners, contractors, visitors, and even the members of the public who are डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्क एरिया। तो हम जब भी काम रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम उन सभी लोगों का पहचान करना चाहिए जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस काम में इन्वॉल्व है, चाहे एम्प्लॉयज़ हो, चाहे दूसरे स्टाफ हो, चाहे मेंटेनेंस स्टाफ हो, या चाहे विजिटर्स हो, या चाहे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, या सफाई कर्मचारी हो, या पब्लिक के भी लोग। फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते में कोई खुदाई कर रहे हैं जबकि हमें कोई पाइपलाइन सही करना है, तो जब हम ओपन रोड पे कर रहे हैं तो दूसरे पब्लिक जो वहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं, तो दे आर वल्नरेबल, वो लोग इजीली उन्हें चोट पहुँच सकता है हमारे काम से। तो ऐसे लोगों का भी पहचान करना चाहिए, और उन लोगों को बचाने के लिए हमें क्या करना है, उसे भी हमें अपने रिस्क असेसमेंट में आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब हमारा तीसरा स्टेप है आपको रिस्क को इवैल्यूएट करना। So during the evaluation of the risk, what we do, we give the values to different types of probabilities and severity. Uh, Probability or likelihood, they both are same. So for very unlikely, we have taken the value of 1. For unlikely, we have taken the value of 2. Fairly likely, we have taken the value of 3. Likely, we have taken the value of 4. And for very likely, we have taken the value of 5. Similarly, severity, that is the consequence, the outcome of the incident or the accident or the risk. For minor injury, very minor injury, we have taken the value of 1. For first aid injury, we have taken the value of 2. For lost time injury, we have taken the value of 3. And for hospital treatment, we have taken the value of 4. And for disabling injury or disabling injury such as amputation or loss of life, we can also say, we have taken the value of 5. तो अभी जब हम रिस्क इवैल्यूएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड, संभवता होने का चांसेस कितना है, ठीक है, और अगर वो खतरा होता है तो उसका इम्पैक्ट का आउटकम कितना होगा, कितना कंसिक्वेंस होगा, ये हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। तो वेरी अनलाइकली माने बिल्कुल नहीं होने की संभावना, अगर किसी चीज़ में है तो उसे हम 1 लेंगे, या वेरी माइनर इंजरी, या चोट लगने का संभवता बहुत माइनर, अगर चोट लगता भी तो बहुत माइनर होता है, हल्का सा जख्म हो गया या छिल गया, इस तरह की जो चीज़ें होती है वेरी माइनर इंजरी के लिए हम लोग 1 लेंगे। अनलाइकली, होने का कोई संभावना ही नहीं है, उसके लिए हम 2 लेंगे। फर्स्ट एड इंजरी के लिए भी हम 2 लेंगे। फेयरली लाइकली, होने का संभावना है, उसके लिए हम 3 लेंगे। लाइकली मतलब होने का संभावना कई गुना ज़्यादा है,
उसके लिए हम 4 लेंगे। और वेरी लाइकली माने होगा ही, उसके लिए हम 5 लेंगे। इसी प्रकार से सिविलिटी के लिए भी हम फर्स्ट एड इंजरी के लिए 2 लेते हैं। लॉस्ट टाइम इंजरी, लॉस्ट टाइम इंजरी किसे कहते हैं? अगर किसी आदमी को काम के दौरान चोट लगा और चोट लगने के बाद वो इलाज के लिए गया और इलाज के करने के बाद वो अगले दिन काम पे नहीं आता है, तो वैसे किसी भी चोट को हम लोग लॉस्ट टाइम इंजरी कहते हैं। या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, आदमी अस्पताल गया, उसके लिए हम 4 लेते हैं। और 5 डिसेबलिंग इंजरी, ऐसी कोई इंजरी जिसमें आदमी को काफ़ी गहरा चोट लग गया है और वो डिसेबल्ड है, वो जो उसका रेगुलर काम करने का मीन्स किसी प्रकार का एम्पुटेशन हो गया, या उस काम को आगे जीवन में नहीं कर सकता है वो, या उसकी जान चली गई, इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग 5 लेंगे। ओके, the formula for the risk rating is likelihood into severity, or probability into severity will give you the value of the risk. So on the left hand side we are having the value of the severity, on the right hand side we are having the value of the uh, likelihood or probability at the bottom of the matrix. So how we need to read the matrix? For example, any activity in which the value of likelihood is like say 1, very unlikely, and the level of severity is 1, that is, if any injury occurs also, it will be of very minor nature. So 1 into 1 will give this value 1. Like this, for example, let us take another example. Say a worker is doing some housekeeping work without a hand gloves. Okay, so while doing the housekeeping, he is trying to remove some metal parts, of the metal part that are left after the grinding and cutting activity. Okay, so the probability or the likelihood of getting injured, such as cut and bruises on the hand, is likely. We can take the value of 4. Now if that occur also, what will be the severity? So in that case there will be a very minor injury like a cut injury, so we will take the severity value as 1. So the risk will be 4 multiplied with 1 will be 4. So it will lie somewhere here within the green zone. So like this we have to calculate the value of the risk. अब जब हम रिस्क रेटिंग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लाइक्लीहुड और सिविरिटी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आता है वो हमारा रिस्क का वैल्यू आता है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मानिए कोई वर्कर सफाई का काम कर रहा है, और सफाई का क्या काम कर रहा है, हाउसकीपिंग कर रहा है। और हाउसकीपिंग के दौरान जितने भी आपको मेटल पीसेज हैं जो कटिंग या ग्राइंडिंग के बाद बचे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है, कई बार वो नुकीला हो जाता है। तो अगर वो बिना ग्लव्स का काम कर रहा है तो क्या लाइक्लीहुड है या प्रोबेबिलिटी है कि उसके हाथों में चोट लगेगा या उसके हाथ कटेंगे? तो हम उसे मान के चलिए लाइकली ले लेते हैं कि हाँ पॉसिबल है, हो सकता है ना, तो इसे हम 4 ले लेते हैं। और अगर उसे चोट लगता भी है तो वो कितना गहरा हो सकता है, माइनर इंजरी, हल्का सा खरोच हो सकता है या कट सकता है, तो हम उसको 1 ले लेते हैं। तो हमारा रिस्क का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 1। और आप देखिए जो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, और जो 4 का वैल्यू है वो आपको हरे रंग के मैट्रिक्स के अंदर है। इसका माने कि वो आपका एक्सेप्टेबल लिमिट में है। ठीक है, जो येलो लिमिट है वो ये बताता है कि जो रिस्क की वैल्यू है मीडियम लेवल पे है, और कंपनी को या जो रिस्क असेसर है उन्हें संभवतः कुछ और भी तरकीब लगानी चाहिए ताकि उस वैल्यू को घटा के वो येलो जोन में लेके चले आए, सॉरी ग्रीन जोन में लेके चले आए। और अगर रिस्क की वैल्यू रेड में आती है या पिंक में आती है तो वहाँ पे भी हम यही ध्यान रखेंगे कि हमें उस काम को करना नहीं है, हमें और भी एक्शंस लेना है ताकि जो वैल्यू है वो आपको ग्रीन जोन में चला आए। तो
तो रिस्क असेसमेंट इस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस मैट्रिक्स को रिस्क को इवेल्युएट करने के लिए. So after completing your evaluation, we need to record our findings. So whatever we have identified, either the uh, people who are exposed to the risk, or the amount of risk involved in the job, and the activity, and the risk and the probability, whatever we have found, we need to document it. Okay, so all these things need to be properly documented on the risk register. And the typical things which we need to put in the risk registers are activity, or the area assessed, and the type of hazard and the hazards, people affected, and the group of people who are exposed to the hazard, then evaluation of the risk, and the existing controls or any additional controls required to uh, control the effect of the hazard, and any further precautionary measures that need to be added additionally, that also need to be documented. Then date, time, name of the risk team members, and the next review date. Okay, so all these things has to be added in the risk register. Now regarding the review, generally uh, we need to review the risk assessment register every 1 year, but that can be depending upon the organization, it can vary, and there are other reasons when and how we need to review the risk assessment register that we will discuss in the upcoming slides. रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. सो जब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो हमें उन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है जो हम रिस्क असेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं या चीज़ों को इवेलुएट करते हैं. फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमको एक्टिविटी, किस एक्टिविटी को हम असेस कर रहे हैं, किस एरिया को असेस कर रहे हैं, या किस खतरे को असेस कर रहे हैं, उसका डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है. इसके साथ में लोग, जो लोग एक्सपोज्ड हो रहे हैं, उनका डिटेल्स मेंशन करना पड़ता है रिस्क रजिस्टर में. फिर इवैल्यूएशन, क्या हम रिस्क इवैल्यूएट कर लिए हैं, और आफ्टर कंट्रोल हमारा रिस्क कहाँ जा रहा है, हमें उसे इवैल्यूएट करना पड़ता है. या इसके अलावा कुछ एडिशनल कंट्रोल्स मेजर जो फ्यूचर में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हम रिस्क को और भी ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट. जितना हमें कंट्रोल करना उससे ज़्यादा भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो ऐसे भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम मेंशन कर सकते हैं. इसके साथ में डेट, टाइम, कब रिस्क असेसमेंट किया गया है, जो टीम मेंबर्स इन्वॉल्व थे उनके डिटेल्स, उनके नाम, और नेक्स्ट रिव्यू कब करना है. तो ये सभी चीज़ों को हमें अपने रिस्क रजिस्टर में मेंशन करना होता है. नाउ रिव्यूइंग द रिस्क असेसमेंट. सो व्हेन डू वी नीड टू रिव्यू आवर रिस्क असेसमेंट? We need to review the risk assessment when there is a change in the process or change in the equipment. For example, say in the construction field, some activity is done at a ground level. Say welding activity is done at the ground level. Now, when we are going to do the same welding activity at an elevation, then we need to change the process. So at that time, the risk assessment that was made for the activity when carried out at the ground level need to be reviewed, and a new risk assessment has to be done for the same activity when done at the elevation. For example, if the equipment used during the welding activity was a general welding machine, however, if the new equipment has been introduced, such as some automatic machineries, robotic machinery, then again the risk assessment process has to be reviewed. So like this, we need to check when there is a change in the process, when there is a change in the equipment, when there is a change in the substance, when there is a change in the work pattern, when there is a change in the work environment, or we need to review the risk assessment when there is a change in a personnel also. For example, just imagine if a person who is having the experience of 10 years of working on a welding machine, so the risk will be low when it is compared to the
person who is a fresher and who is not having so much of experience of handling the welding machines, and if that person is allowed to do the work, so the risk will be more in case of a less experienced person. So in those things also we need to consider while reviewing the risk assessment. Then again, when there is a change in the law, if the government has legislated some new law for the activity, then we need to review our risk assessment and change the required standards as per the new law and new legislation. Also, we need to review our risk assessment when there is an accident or near miss or ill health, so that anything that has been missed out during the risk assessment can be incorporated after these incidents. Or when there is an audit report, then the risk assessment needs to be reviewed and needs to be checked if something needs to be incorporated, or when there is a professional advice. So these are the reasons why we need to review our risk assessment. So these reviews can be done any time of the year. But if these things are not the reason for revision, then also the risk assessment has to be reviewed in a yearly basis. हमें कब कब रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ता है? जब हम काम करने के प्रोसेस को बदलते हैं या दूसरी मशीनों को इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए, या कोई केमिकल चेंज हुआ, जो सब्सटेंस हम इस्तेमाल कर रहे थे पेंटिंग के लिए, अब हम कुछ दूसरा केमिकल लेके आए हैं, तो उस केमिकल से इस केमिकल में बदलाव है, तो इस केमिकल में जो नए खतरे होंगे, अब हमें उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अपना रिस्क असेसमेंट बदलना पड़ेगा। या जब काम करने की जगह की बदलाव होती है, या काम करने के तरीके में बदलाव होता है, या सरकार के बनाए हुए कुछ नए नियम आ जाते हैं, तब हमें रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ता है। इसके साथ हम रिस्क असेसमेंट को तभी भी रिव्यू करेंगे अगर हमारे काम के क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई नियर मिस हुआ है, या कोई बीमार पड़ गया है, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे रिस्क असेसमेंट है वो सारी चीज़ों को कवर किया गया है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा तो वापस हमें रिव्यू करके उन सब चीज़ों को कवर करना पड़ता है जिनके कारण एक्सीडेंट्स या नियर मिस या इल हेल्थ की संभावनाएं बनती है। रिस्क असेसमेंट उस समय भी रिव्यू किया जाता है जब कोई ऑडिट होता है। जब ऑडिट रिपोर्ट्स आता है तो ऑडिट रिपोर्ट्स को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑडिट्स में जो नॉन कंप्लायंसेस आए हैं, क्या उन बातों को हमने रिस्क असेसमेंट दर्शाया है कि नहीं। अगर नहीं दर्शाया है तो हमें रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा कभी कभार प्रोफेशनल एडवाइजेज आती हैं नई नई, या प्रोजेक्ट रिव्यू के समय भी प्रोफेशनल एडवाइस आता है, तो उन सब बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हमें अपने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना पड़ता है। In this slide we will understand what is the hierarchy of risk control. So in the hierarchy of risk control, at the top you can see elimination, then there is a substitution, and then below that there is a engineering control or reorganization of the work, then is the administrative control with trainings, and then PPE. So whenever we are identifying any risk control measure, then we should always identify the control measures based on this hierarchy of control. So our first aim should be to eliminate the risk or the hazard. However, when we are not able to control, eliminate those risks and hazards, then we need to substitute the risk with something that is less hazardous. However, when we are not able to eliminate and substitute, then we need to provide something between the person and the hazard, such as a barrier between them, so that the person will not be exposed to the hazard. Then comes the administrative control. We need to devise some system that will prevent people to go near the hazardous activity.
or anything that would provide instructions, trainings to the people about the risk and the hazard involved in the job. And at the end comes the PPE. So PPE is something that will protect the person who is wearing. It is not going to protect other people from the risk and hazards. Therefore, whenever we are implementing any control measure, we should always plan starting from the top, that we need to eliminate. If not able to eliminate, then we will substitute. If we are not able to substitute, then we will provide engineering control, and when not, then administrative control, and then the PPE. So you can see, the more we come at the bottom near the PPE, the effectiveness of the control gets reduced and it remains high at the top. So let us take an example. In construction projects, we need to do lot of structural works, like construction of technical structures, which is used to implant machineries for carrying out the process works. Now, during the construction of the structural works, we need to erect the structures, and then we need to join them piece by piece, so that the structure can uh, will get the real shape as per the design. So how we are going to implement these controls? So first of all, for doing that structural fitting works, a person has to work at a height. Therefore, there is a risk of fall from the height. So what we are going to do, we will be doing the assembly work at the ground level, and then we can erect the complete structure using a crane. So in this activity, we have totally eliminated the risk of a person going to work at a height. Then we can also use the substitution. For example, for working on those structural uh, technical structures, uh, people need to use a ladder to climb the structures so that they can go and do the fitting works. However, we can replace the same activity with a man lift, a man basket. Why? Because climbing on a ladder is risky compared to a man lift, because the man lift is a person is having a proper platform, and the man lift can be easily uh, elevated as per the requirement, and therefore the risk of fall is very much minimized in a man lift. So these are some good examples. Also, when working at a height, there is a risk of a fall. So what we can do, we can implement handrails that will prevent the person from going near the edge from where the fall will occur. So it is also a very good example of engineering control. Then in administrative control, we can take some good examples from permit to work system. Then standard work procedures, then inspections, then training the people before they are sent for the activity, and at the end personal protective equipment PPE. So always we should plan for the elimination rather than using a PPE as a control measure. जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हमें कंट्रोल मेजर लगाना होता है ताकि हम खतरे को रिस्क को मिनिमाइज कर सके। तो जब हम इस कंट्रोल मेजर को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का कंट्रोल मेजर लगाना है, उस समय हम इन हायरार्की ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉरवर्ड किया गया था जूनियर हडसन से। जूनियर हडसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था हायरार्की ऑफ कंट्रोल का। इसमें पहला कहता है एलिमिनेट, दूसरा कहता है सब्स्टिट्यूट, तीसरा कहता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और पांचवा कहता है पीपीई, दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब देखिए, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, वैसे ही जो इफेक्टिवनेस होता है इस कंट्रोल मेजर का वो घट जाता है।
और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हमारा कंट्रोल मेजर का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। एलिमिनेशन क्या कहता है? एलिमिनेशन कहता है कि जिस चीज से खतरा है उस खतरे को ही हटा दीजिए। तो जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम एलिमिनेशन की बात करते हैं हमें उस समय अपना कंट्रोल हमें उस समय जो प्रोसेस होता है उसे चेंज करना पड़ता है। अभी मैंने एक एग्जांपल कोट किया आपका स्ट्रक्चरल इरेक्शन का और टेक्निकल स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन साइट पे बनाने का। तो जब हम टेक्निकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं साइट पे तो हमें क्या करना होता है, ढेर सारे आपको लोहे के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे उठा के उसे हवा में फिट करना पड़ता है ताकि वो अपना एक आकार ले सके और फिर धीरे धीरे उस आकार के ऊपर जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं फिट किए जाते हैं। जब इन कामों का करते हैं तो इन कामों में काफ़ी खतरा होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इरेक्शन करते हैं और जो बंदा जाके ऊंचाई पे काम करता है उसे वहां से गिरने का खतरा होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम ग्राउंड लेवल पे ही स्ट्रक्चर को असेंबल कर लेते हैं और फिर हम उसे क्रेन के मदद से उसे इरेक्शन कर देते हैं और फिर वो अपने आकार में खड़ा हो जाता है और उसके बाद हम उस पर काम करते हैं। तो इस प्रकार हमने ऊंचाई पे काम करने के खतरे को ही एलिमिनेट कर दिया। तो जब भी हम एलिमिनेशन की बात करेंगे हमें कंप्लीट प्रोसेस को चेंज करना होगा, काम करने के तरीके को। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। अब जब हम स्ट्रक्चर को खड़ा कर देते हैं तो हमें ऊंचाई पे कई सारे फिटिंग का काम करना होता है। तो उसके लिए खास करके जो फिटर्स होते हैं वो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ी पे चढ़ना उतरना जोखिम भरा होता है और गिरने का संभावना काफ़ी बन जाता है। अब यही काम अगर हम मैन लिफ्ट से करते हैं तो चढ़ने का उतरने का और गिरने का खतरा जो है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है। अब आती है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब आप देखोगे ऊंचाई पे काम करते समय गिरने का खतरा रहता है कोने से। अब बिल्डिंग के कोना अगर गार्डेड नहीं है तो गिर सकता है कोई भी। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने की बिल्डिंग के एजेस होते हैं हम उस पर हैंडल लगाते हैं। तो हैंडल एक बढ़िया सा कंट्रोल है जो आदमी को एज के पास जाने से रोकता है। इसके अलावा परमिट टू वर्क सिस्टम है, ट्रेनिंग्स है, प्रोसीजर्स हैं, किस काम को कैसे करना है, काम से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। परमिट जो रिक्वायर्ड लोग हैं उन्हें ही परमिट दी जाएगी, जिनके पास पर्याप्त सामग्री है, जिनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट्स हैं जोखिम भरे काम को करने के लिए परमिट उन्हें ही दी जाएगी। जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है उन्हें ही परमिट दी जाएगी। इस प्रकार से हम लोग ऐसे लोगों को जोखिम भरे काम से करने से रोक पाते हैं। और अंत में आता है पीपीई। अब ध्यान रखिएगा, पीपीई सिर्फ और सिर्फ जो पहनता है उसे बचाव पड़वाता है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि पीपीई आपको प्रिवेंट करता है, चोट लगने से बचाता है, लेकिन किसी बड़े जोखिम में पीपीई भी फेल हो जाता है। और पीपीई सिर्फ पहनने वालों को बचाता है, उसके आसपास के काम करने वाले वालों को नहीं बचाएगा। ठीक है। इसलिए हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसके बाद इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। So while assessing this we need to consider 4 factors: people, equipment, location and process activity. When it comes to people, just imagine a trained person will be less exposed to a risk compared to a new person. Okay, so when it comes to a person there should be a proper training and the person should be experienced person. When it comes to equipment which are well designed, keeping in view the safety of the operator, are more safer to work compared to the equipment which are not properly maintained. For example, we are going to work with a grinding machine. If in the grinding machine, if the handlebar is not in good condition, even the wires of the grinding machines are damaged, or even the mechanical guards fitted on the grinding machines, they are not in good condition or they are loosely fitted. So those equipments are
compared to other equipments, any equipment which is poorly maintained is more susceptible to cause a harm to a person than the good quality and properly maintained equipments. Then location. Just imagine in the picture you can see that glass cleaner is doing some activity. If the same cleaner is doing the same activity at a ground level, then the risk will be less compared to the same activity when done at a higher elevation. So based on the location also, the risk increases and decreases. Then the process activity. This person is doing some cleaning work on a ladder. So risk of fall is there. However, it's low, but still it's there. But if the same person is doing the same work on a scaffold, then the risk of fall will minimize to a large amount. Okay, so whenever we are assessing risk, we need to take these 4 factors into considerations. जब भी हम रिस्क को एसेस करते हैं तो हमें 4 फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना होता है: पीपल, इक्विपमेंट, प्रोसेस, एक्टिविटी एंड लोकेशन। क्या है ये, थोड़ा समझे हम। पीपल, अब मानिए कोई आदमी जो फ्रेशर है, जिसे काम की जानकारी उतने डेप्थ में नहीं है, सो वो आदमी ज़्यादा रिस्की है और उस आदमी को चोट लगने का खतरा संभवतः काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू उस आदमी के जिसे ट्रेनिंग दी गई है और जिस आदमी को काम के बारे में जानकारी है और उसे काफ़ी समय का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जब हम बात पीपल की करते हैं तो हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना पड़ता है रिस्क असेस करने समय। अब आते हैं हम इक्विपमेंट पे। कई बार इक्विपमेंट फॉल्टी होता है, डैमेज कंडीशन में होता है, तो वैसे समय में इक्विपमेंट पे चोट लगने का खतरा काफ़ी रहता है कंपेयर टू उस इक्विपमेंट पे जो वेल कंडीशन में मेंटेन्ड है। तीसरा, लोकेशन। अब मानिए आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो वर्कर है वो हाउस की क्लीनिंग की एक्टिविटी कर रहा है जिसमें वो ग्लास को क्लीन कर रहा है। अब मानिए अगर यही वर्कर यही काम ग्राउंड लेवल पे करे तो खतरा कम है ना कंपेयर टू ऊंचाई पे। तो इस प्रकार से जगह बदलने से भी खतरा बढ़ता है या घटता है, तो हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। या अब आते हैं प्रोसेस एक्टिविटी है। अब ये बंदा क्लीनिंग का काम कर रहा है सीढ़ी पे चढ़ के। अब मानिए अगर यही काम ये स्कैफोल्डिंग पे करेगा तो स्कैफोल्डिंग ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू सीढ़ी। तो इस प्रकार से जब भी हम रिस्क को असेस करते हैं इन 4 फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें रिस्क असेसमेंट करना है। Now let us assess a risk in this example. Here the worker is assessing the risk. So he is thinking that the risk is low. Why? Because the ladder is well maintained, it is in good condition. Even at the top you can see there is something fitted with the ladder and the floor. Therefore, the risk of sliding is also nil. Also, the ladder is properly erected and it is not having any damaged rungs. So it is well maintained, and at the bottom there is a slip protection shoes fitted on the ladder that will prevent any slipping of the ladder. So the worker is assessing and he is able to understand that the risk of working on the ladder is low. अब जो ये वर्कर खड़ा है यहाँ पे असेस कर रहा है, वो देख रहा है कि लैडर सही तरीके से मेंटेन्ड कंडीशन में है। लैडर के बॉटम में जूते भी लगे हुए हैं ताकि ये स्किड ना करे, और ऊपरी हिस्सा को भी दीवार के साथ बंधा हुआ है ताकि ऊपर से भी स्किड ना करे। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये इस लैडर पे काम करता है तो जो खतरा है लो है लैडर पर से गिरने का। Again in this slide another ladder is given on the right hand side of the previous ladder. In this ladder there is no shoe. Even at the top also nothing is fitted to prevent the skidding. Then also in one of the rungs are broken. So the worker who is about to work on the ladder, he is thinking that the risk of fall is medium on this ladder compared to the previous one.
जो दूसरी लैडर है इस पे आप देख सकते हो कि ऊपर में फिट नहीं किया हुआ है, नीचे में भी स्किड रेजिस्टेंस शूज नहीं लगे हुए हैं। इनफैक्ट एक रंग टूटा हुआ है, बीच में एक रंग टेढ़ा भी लगा हुआ है। तो इस पे जो वर्कर है वो सोच रहा है कि अगर वो काम करेगा तो उसके गिरने का खतरा कितना है। तो पहले वाले से गिरने का खतरा ज़्यादा है इसमें, इसलिए इसे वो मीडियम मान के चल रहा है। Now, in this, the third ladder is also given. The third ladder is in the worst condition. You can see, even it is not properly placed on the floor. Even it is not properly anchored at the top. There are so many missing rungs. Even some of the rings are broken. So the risk of fall from such ladder is always high. जो तीसरा लैडर इसमें वर्कर एसेस करके देख रहा है कि लैडर ये बुरे कंडीशन में है, इसमें कई सारी खूंटियां जो है बीच की टूटी हुई है। इनफैक्ट लैडर सही तरीका से दीवार से टिका भी नहीं हुआ है। इवन जो ग्राउंड लेवल पे है लैडर का हिस्सा वो भी छोटा बड़ा है और वो भी सही तरीके से टिका नहीं हुआ है। इस कारण स्लिपेज हो सकता है और वो गिर सकता है। इसलिए इन तीनों लैडरों में वो असेस करके देख रहा है कि जो थर्ड लैडर है वो हाईली रिस्की है कंपेयर टू प्रीवियस दोनों लैडर से। सो the risk of fall, that is the likelihood or the probability of fall, can be seen. It increases from left to right. In the first ladder it is 1, second it's 3 and the third ladder it's 5. जब हम रिस्क की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं पहले लैडर से लेकर तीसरे लैडर तक जो गिरने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जा रहा है। तो इस प्रकार जैसे ही हमारा इक्विपमेंट पुअर कंडीशन में होता है, डैमेज कंडीशन में होता है, तो जो खतरा होता है चोट लगने का वो बढ़ जाता है। Also you can notice that as the height of fall increases, the severity of injury also increases. So if a person is falling from the green portion of the ladder, so the level of severity is 1, but when he is falling from the yellow portion of the ladder it is 3 and from the red portion it's 5. So like this we need to identify the severity also. With the increase in height the level of severity increases and with the low height the level of severity decreases. अब हम देख पाते हैं कि जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं जो सीवियरिटी है वो बढ़ जा रहा है। अब कोई बंदा काम करते हुए जो हरा पोर्शन है वहां से गिरता है तो चोट तो लगेगा, लेकिन जो इम्पैक्ट है उस चोट का वो काफी कम है। और जब वही बंदा बीच से गिरता है तो सीवियरिटी लेवल बढ़ जाती है और जब वो टॉप से गिरता है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम सीवियरिटी को भी मेजर कर सकते हैं जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। In this slide, we will learn how to prepare a risk register. So we have to make the following columns: serial number, activity, hazards or the hazardous event, then the people at risk, risk, then the risk rating, then the control measure, then after the implementing control measure, what is the value of the risk which we are getting, that we need to identify, and then the remark whether the control measure or the risk rating is acceptable after the implementation of the control measure, or if it is not accepted that we need to write, or any further controls required that we need to write. So I have taken an example of two numbers of example of an activity. So in activity column I have put painting wall at a height of 5 meter. So whenever you are mentioning about the activity, try to be little bit more precise so that the reader or the people who are reading it, they would be able to understand what the activity is all about. Then hazard or hazardous event. So what is the hazard? Then working at height itself is a hazard and working on a ladder is the hazardous event. Then who is at risk? Painter and the other workers at the ground level are at risk because the painter can fall, and if he falls the equipment in his hand like paint, brush, that also can fall and it may hit someone who is at the ground level. Then the risk of fall is there. Then what is the probability?
So if a person falls, it is likely that if a person is working on a ladder, then he can fall. It is likely. So what will be the severity due to the fall? It can result into a hospital treatment, or it can result into a disabling injury. So when we are dealing with human life, we should always take the maximum amount of the severity. Okay, because that will help us to identify a more stronger control measure. Now, what control measures should be done? Using scaffold. If a person is allowed to work on a scaffold, then the person is having a proper platform to stand and do the job. So the risk of fall will get reduced to a large extent. Then you can barricade the ground level so that no person will come near the work area. So this will prevent any other person from getting injured from the activity. And then we need to train the worker about the risk and hazard involved in the job. Then you should do regular monitoring and inspection of the scaffold also. So the residual risk rating can be taken as the probability will get reduced to 2, means unlikely. Previously it was likely, now it's unlikely. Then the severity remains same, because if a person is falling from height of 5 meter, either he is falling from a ladder or from a scaffold, but still the severity remains same, because the amount of injury the person will suffer will remain the same. So we are getting a final score of 10 after implementing the control measure. Therefore the control measure is acceptable, because see, it comes under the yellow portion. So we can accept the uh, risk. Now take another example for the welding a 12-inch diameter pipe, MS pipe. So what is the hazard? Working with electrical machine and burning spatters from the welding work, and the people who are at risk is the welder himself and the other workers who are working in the vicinity. Then what is the risk? Risk of electrocution. So in the first case, we have taken the probability of 4, that is likely. Yes, because a person working with electrical machine has the risk of electrocution, and the severity will be like hospital treatment. So we are getting a value of 16 for the risk score. Now by regular inspection of the welding machines, we can prevent any loose materials or any loose cables or damaged cables should be immediately removed. A properly inspected electrical machine will be less risky compared to a non-maintained and a non-inspected one. Even the welders should be trained. Proper welding equipment should be provided to him. So after doing all these things, the risk of electrocution due to damaged cables or loose connections get reduced to unlikely. However, the severity still remains the same, because if a person suffers electrocution, the amount of injury will remain the same. However, in the second case, however, in the residual risk rating, we can see that the value has come down to 8 compared to the 16. So it is acceptable. Again, in the second point 2a, during the welding activity, there is a burning spatters from the welding work, and due to which there is a risk of fire, and it will impact the welder and the other workers in the area. So what is the probability? The probability is always high from the spatters. So the severity level we have taken 4, and the risk of fire we have taken, sorry, the probability of fire due to the spatters we have taken 5. So it is coming around 20. Now what we need to do to prevent any fire? We can remove any flammable material from the work area.
we can depute a fire watcher, we can barricade the work area to prevent any other workers from coming near the firework. So by doing this, we are able to reduce the probability. However, the severity still remains the same due to the fire. So the value of residual risk rating is come down to 8. So it is falling under the acceptable zone. So like this we need to prepare the risk register. जब हम रिस्क रजिस्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें कई सारे कॉलम्स बनाते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर के, एक्टिविटी के, हैजर्ड्स या हैजर्डस इवेंट के। हैजर्ड होता है कोई भी वस्तु, चीज, सामान जिससे रिस्क है चोट लगने का, जिससे खतरा है चोट लगने का, जिसके अंदर क्षमता है आपको चोट पहुंचाने का। और हैजर्डस इवेंट ऐसा कोई भी कार्य जिसके अंदर क्षमता है आपको चोट पहुंचाने का, उससे हम हैजर्डस इवेंट कहते हैं। तब हम बनाएंगे पीपल एट रिस्क, लोग जो लोग रिस्क पे हैं, जिन्हें खतरा है। फिर क्या खतरा है हम उसे लिखेंगे। फिर हम रिस्क रेटिंग करेंगे। कंट्रोल मेजर डालने से पहले का क्या रिस्क रेटिंग था और कंट्रोल मेजर डालने के बाद क्या रिस्क रेटिंग है। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो हम एक्सेप्टेबल लिखेंगे, अगर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो हम लिखेंगे नॉन एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक है पेंटिंग ऑफ अ वॉल और एक है आपका वेल्डिंग की एक्टिविटी। अगर हम वॉल की पेंटिंग करते हैं 5 मीटर की ऊंचाई पे तो खतरा है आपको ऊपर से गिरने का। और कौन गिर सकता है भाई, पेंटर गिरेगा या उसके साथ में जब वो गिरता है या उसके साथ काम करने वाला कोई सामान गिरता है ऊंचाई से, तो जो नीचे काम कर रहे हैं लोग उन्हें चोट लग सकती है। ठीक है, तो इसमें कितना संभावना है कि लैडर पे काम करते समय आदमी गिर सकता है। तो हम इसमें लेते हैं लाइकली 4। आप रिस्क रेटिंग मैट्रिक्स में देख सकते हैं लाइकली का लेवल 4 दिया गया है। तो हम यहाँ लाइकली लेवल 4 लेते हैं क्योंकि संभवतः हो सकता है ये कि काम करते आदमी गिर सकता है या सामान गिर सकता है। और अगर गिरता है, चाहे आदमी गिरे या सामान गिरे, अगर सामान गिरता है तो किसी को चोट आता है तो वो चोट की गहराई कितनी होती है, तो उसकी सिवियरिटी लेवल हम 4 लेते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तक जाना पड़ सकता है आदमी को, या काम करने वाला मजदूर गिरता है या आदमी गिरता है, पेंटर गिरता है ऊंचाई से, तो भी उसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस सूरत में 4 इंटू 5 आपको 20 देता है वैल्यू स्कोर का। अब जब हम उसके कंट्रोल मेजर्स लगाते हैं, जैसे कि हम सीढ़ी की जगह स्कैफोल्ड पे काम करते हैं, हम काम करने के क्षेत्र को बैरिकेड कर देते हैं और हम वर्करों को ट्रेन करते हैं ताकि काम के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए। तो देखेंगे, तब हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी है वो घट के सीधे लाइकली से अनलाइकली पे चला आया, और जो हमारा सिविरिटी है वो अभी भी 5 ही रहेगा, क्योंकि अगर चोट लगता है किसी को भी तो वैल्यू चोट लगने का वही रहेगा। तो हमारा रिस्क रेटिंग का जो स्कोर है वो घट के आपको 10 पे चला आता है, अब वो एक्सेप्टेबल है। इसी प्रकार से मैंने वेल्डिंग के लिए भी बनाया है। अब देखिए वेल्डिंग के दौरान खतरा क्या है, बिजली के झटके लगने के, या वेल्डिंग के दौरान जो आग के लपटे तैयार होते हैं, जो गोले गिरते हैं, उससे आग लगने का। और इसमें खतरा किसे है, वेल्डर को है और उसके आसपास काम करने वाले दूसरे कामगार को है। और इसमें खतरा क्या है, बिजली का झटका लगना या आग लगना। इसलिए हम इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ फायर लिखे हैं रिस्क में। अब अगर इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा है तो कितना खतरा है, तो हमने लिया है प्रोबेबिलिटी 4 और सिविरिटी 4, जिससे हमारा स्कोर वैल्यू 16 आया है। लेकिन हम कंट्रोल मेजर लगाते हैं, जैसे कि वेल्डिंग मशीन का इंस्पेक्शन करना, कोई भी प्रकार के लूज कनेक्शन को सही कर देना, डैमेज्ड केबल को हटा देना और वेल्डर को सही प्रकार की ट्रेनिंग देना। इससे हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो घट के 2 पे चला आता है, लेकिन सिविरिटी स्टिल 4 पे रहता है, क्योंकि अगर किसी को चोट लगता है तो चोट लगने के कारण चोट अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन संभवतः हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जो लाइकलीहुड है, वो घट जाता है अगर ये कंट्रोल मेजर लगाते हैं हम।
तो हम देखते हैं कि हमारा रिस्क स्कोर 8 पे चला आया और वो एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर है, वो ग्रीन जोन में है, ठीक है, या येलो जोन में है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें रिस्क रजिस्टर तैयार करना पड़ता है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका आंसर भी करूंगा। थैंक यू।